नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे, आपका पसंदीदा एग्री ग्लोबल न्यूज बुलेटिन, जहां हम लेकर आते हैं कृषि, कमोडिटी मार्केट, निर्यात, नीति और वैश्विक व्यापार से जुड़ी सबसे अहम और असरदार खबरें। आज का हमारा विशेष टॉप 10 संस्करण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे पंजाब की राइस इंडस्ट्री पर बढ़ते दबाव की, लेबनान को चावल निर्यात पर भारत की एडवाइजरी की, पूर्वोत्तर में धान विरासत महोत्सव की, प्रधानमंत्री के राइस रिवॉल्यूशन विजन की, और इसके साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं 2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य और जीरो इफेक्ट मिशन की, रोड टैप रिबेट में कटौती की तथा कीनिया के रीजनरेटिव एग्रीकल्चर मॉडल की, और साथ ही हम बात करने वाले हैं आज सऊदी अरब के आयात प्रतिबंध की तथा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से बदलती खेती की तस्वीर की। यानी आज का पूरा कार्यक्रम रहेगा नीति, गुणवत्ता, जैव सुरक्षा, निर्यात प्रतिस्पर्धा, तकनीक और टिकाऊ कृषि पर केंद्रित। पहली अहम खबर से शुरू करते हैं जो जुड़ी है भारत के राइस सेक्टर से, जहां पंजाब का राइस मिलिंग उद्योग इस समय गंभीर दबाव में है। मामला जुड़ा है एथेनॉल प्रोडक्शन से। दरअसल एथेनॉल निर्माता चावल आधारित फीड स्टॉक की जगह सस्ते मेज फीड स्टॉक की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। कीमतों के अंतर ने उद्योग की दिशा बदल दी है। मक्का की लागत कम होने के कारण डिस्टिलरी यूनिट्स के लिए यह अधिक किफायती विकल्प बन गया है। इस बदलाव का सीधा असर पड़ा है, किसके ऊपर पड़ा है? राइस मिलर्स के ऊपर। पहले जो 100% ब्रोकन राइस एथेनॉल उत्पादन में बड़ी मात्रा में उपयोग हो रहा था, अब उसकी मांग अचानक घट गई है। परिणाम स्वरूप मिलों में बड़ी मात्रा में अनसोल्ड स्टॉकपाइल जमा हो गया है, गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन उठाव सीमित है। स्थिति यह है कि मांग कमजोर होने से कैश फ्लो पर दबाव बढ़ गया है और मिलर्स की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है। कई उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो छोटे और मध्यम स्तर की मिलों के लिए संचालन जारी रखना कठिन हो सकता है। इंडस्ट्री संगठनों ने सरकार से 2 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, 100% ब्रोकन राइस के लिए निर्धारित कंट्रोल्ड प्राइस में संशोधन किया जाए ताकि यह बाजार की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप हो सके और खरीदारों को आकर्षित कर सके। दूसरी, अप्रूवल और एलोकेशन की प्रक्रिया को अधिक स्ट्रीमलाइंड और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि स्टॉक का तेजी से वितरण हो सके और सप्लाई चेन में रुकावट कम हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक सेक्टोरल समस्या नहीं है, बल्कि यह एग्री कमोडिटी बैलेंस, बायोफुल पॉलिसी और प्राइस मैकेनिज्म के बीच तालमेल का मामला है। यदि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में फीड स्टॉक प्रेफरेंस तेजी से बदलती है तो उससे जुड़ी अन्य कृषि उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार मूल्य निर्धारण और वितरण तंत्र में बदलाव कर राइस मिलिंग सेक्टर को राहत देगी, और क्या एथेनॉल नीति में चावल और मक्का के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि पंजाब की राइस इंडस्ट्री इस समय एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, जहां पॉलिसी सपोर्ट और मार्केट स्टेबिलिटी दोनों की अहम भूमिका होगी। अब अगली बड़ी खबर पर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने चावल निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है और यह मामला सीधे जुड़ा है लेबनान से। सरकार ने एक्सपोर्टर्स को सलाह दी है कि वे फिलहाल लेबनान को चावल की खेप भेजने में सावधानी बरतें और बिना पूरी तैयारी के शिपमेंट्स डिस्पैच ना करें। इसकी वजह है वहां के अधिकारियों द्वारा लागू किए गए अधिक सख्त मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स यानी MRL नॉर्म्स। MRL का मतलब है खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की अधिकतम अनुमेय सीमा। लेबनान ने हाल ही में पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को लेकर नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। यदि किसी खेप में तय सीमा से अधिक अवशेष पाए जाते हैं तो उसे रेगुलेटरी रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्यातक जोखिम को समझें, रिस्क मिटिगेशन मेजर्स अपनाएं और हर कंसाइनमेंट की क्वालिटी कंप्लायंस सुनिश्चित करें। बिना पूरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के शिपमेंट भेजना अब व्यापारिक जोखिम बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारतीय निर्यातक नए MRL मानकों के अनुरूप तैयारी नहीं करते तो शिपमेंट्स बंदरगाहों पर अटक सकती हैं, जिससे न केवल आर्थिक नुकसान होगा बल्कि बाइलेटरल ट्रेड रिलेशंस पर भी असर पड़ सकता है। यह कदम एहतियाती है, लेकिन संदेश साफ है। ग्लोबल मार्केट में केवल प्रतिस्पर्धी कीमत ही नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंप्लायंस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातकों में शामिल है और ऐसे में हर नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझना और उसके अनुरूप सप्लाई चेन को तैयार करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब
बड़ा सवाल यह है, क्या निर्यातक नए एमआरएल मानकों के अनुरूप अपनी सोर्सिंग और टेस्टिंग सिस्टम को तुरंत अपग्रेड कर पाएंगे, और क्या इससे भारत के पश्चिम एशिया बाजार में निर्यात पर अल्पकालिक दबाव बनेगा। स्पष्ट है कि वैश्विक व्यापार में नियम लगातार बदल रहे हैं और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरना ही स्थायी निर्यात रणनीति की कुंजी है। नागालैंड पहली बार नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रेन्स ऑफ हेरिटेज की मेजबानी करने जा रहा है। यह विशेष आयोजन 26-27 फरवरी में आयोजित होगा। इस 2 दिवसीय महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से किसान समुदाय, कृषि विशेषज्ञ, शिल्पकार और सांस्कृतिक समूह एक ही मंच पर एकत्रित होंगे। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य है धान को केवल एक फसल के रूप में नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत और जीवन शैली के प्रतीक के रूप में सम्मान देना। कार्यक्रम में प्राचीन और पारंपरिक राइस वैरायटीज की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ऐसी कई स्थानीय किस्में जो पीढ़ियों से संरक्षित की जाती रही हैं, उन्हें यहां प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही पारंपरिक कृषि उपकरण, बीज संरक्षण की तकनीकें और जैव विविधता से जुड़ी पहल भी इस मंच पर दिखाई जाएगी। इस 2 दिवसीय महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से किसान समुदाय, कृषि विशेषज्ञ, शिल्पकार और सांस्कृतिक समूह एक ही मंच पर एकत्रित होंगे। इस आयोजन की एक खास बात यह भी है कि इसमें सीड प्रिजर्वेशन शोकेसेस, पारंपरिक लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और ऑर्गेनिक व राइस बेस्ड उत्पादों का मार्केट प्लेस भी शामिल होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजन केवल सांस्कृतिक उत्सव नहीं होते, बल्कि यह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंडिजीनियस नॉलेज प्रमोशन और कम्युनिटी कोलैबोरेशन को मजबूत करने का माध्यम भी बनते हैं। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय से धान की विविधता और पारंपरिक खेती प्रणालियों के लिए जाना जाता है। ऐसे में यह फेस्टिवल स्थानीय किसानों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने, जैविक उत्पादों के लिए नए बाजार खोलने और क्षेत्रीय कृषि को सशक्त करने का अवसर प्रदान करेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पहल पूर्वोत्तर के पारंपरिक धान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड पहचान दिला पाएगी, और क्या इससे स्थानीय किसानों की आय और जैव विविधता संरक्षण दोनों को एक साथ बढ़ावा मिलेगा। स्पष्ट है कि यह फेस्टिवल केवल एक आयोजन नहीं बल्कि विरासत, कृषि और समुदाय के संगम का उत्सव है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के एक एपिसोड में भारत की कृषि उपलब्धियों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनकर उभरा है। उन्होंने इसे केवल उत्पादन वृद्धि नहीं बल्कि एक राइस रिवॉल्यूशन करार दिया, जिसमें किसानों, वैज्ञानिकों और एग्री इनोवेटर्स की संयुक्त भूमिका रही। उन्होंने विशेष रूप से उन किसानों और कृषि नव प्रवर्तकों की सराहना की जिन्होंने सैकड़ों पारंपरिक धान किस्मों को संरक्षित किया है। ये इंडिजीनियस वैरायटीज न केवल जैव विविधता को बचाती हैं बल्कि पोषण, स्वाद और जलवायु अनुकूलता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन और किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका संदेश स्पष्ट था, आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का संतुलन ही कृषि का भविष्य तय करेगा। कार्यक्रम में उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी उल्लेख किया, खासतौर पर केरल के ऐतिहासिक केरला कुंभ के पुनर्जीवन की सराहना की, जो तिरुनवया में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने और सामुदायिक भागीदारी का सशक्त उदाहरण बताया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जब कृषि प्रगति और सांस्कृतिक विरासत साथ साथ आगे बढ़ती हैं तो राष्ट्र की आत्मा और अर्थव्यवस्था दोनों सशक्त होती हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या पारंपरिक धान किस्मों के संरक्षण और सांस्कृतिक आयोजनों के पुनर्जीवन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल सकती है? और क्या राइस रिवॉल्यूशन का अगला चरण वैल्यू एडिशन और निर्यात विस्तार पर केंद्रित होगा? स्पष्ट है कि यह संदेश केवल उपलब्धियों का उल्लेख नहीं था बल्कि आत्मनिर्भर, टिकाऊ और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत की दिशा में एक व्यापक दृष्टि भी प्रस्तुत करता है। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण आर्थिक खबर पर। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के महत्वाकांक्षी 2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य को लेकर उद्योग जगत को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति और मजबूत करनी है तो उद्योगों को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मिशन को अपनाना होगा। जीरो डिफेक्ट का अर्थ है उत्पादों में किसी प्रकार की गुणवत्ता त्रुटि ना हो।
जीरो इफेक्ट का मतलब है उत्पादन प्रक्रिया का पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव हो। मंत्री ने जोर देकर कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स अपनाना अनिवार्य है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर, गुणवत्ता को प्राथमिकता देना ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने जिन बड़े वैश्विक बाजारों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, उनका पूरा लाभ तभी मिल सकेगा जब हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे। ब्रांड इंडिया को मजबूत बनाने के लिए कंसिस्टेंसी, कंप्लायंस और क्रेडिबिलिटी तीनों आवश्यक हैं। यदि भारतीय उत्पाद क्वालिटी एश्योर्ड की पहचान बनाते हैं तो निर्यात में तेजी स्वाभाविक होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 2 ट्रिलियन का लक्ष्य केवल संख्या नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीति है, जिसमें सप्लाई चेन एफिशिएंसी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन की भी अहम भूमिका होगी। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारतीय उद्योग गुणवत्ता आधारित प्रतिस्पर्धा के इस नए चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है, और क्या जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मॉडल भारत को दीर्घकालिक निर्यात शक्ति बना सकता है। स्पष्ट है कि निर्यात का भविष्य केवल मात्रा पर नहीं बल्कि गुणवत्ता और स्थिरता पर निर्भर करेगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो थोड़ी सी सेंसिटिव है। भारत सरकार ने रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स यानी रोड टेप योजना के तहत मिलने वाले निर्यात लाभों में तत्काल प्रभाव से 50% की कटौती कर दी है। इस निर्णय के तहत न केवल रिबेट रेट्स घटाए गए हैं बल्कि विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में वैल्यू कैप्स भी कम कर दिए गए हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अब निर्यातकों को एम्बेडेड टैक्सेस और ड्यूटीज पर पहले की तुलना में आधा ही रिफंड मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बजट आवंटन में कमी के बाद निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के रेशनलाइजेशन के तहत उठाया गया है, यानी उपलब्ध संसाधनों के अनुसार योजनाओं का पुनर्संतुलन किया जा रहा है। लेकिन निर्यात क्षेत्र में इस फैसले को लेकर चिंता बढ़ गई है। एक्सपोर्ट बॉडीज का कहना है कि इससे एक्सपोर्टर्स की लागत बढ़ेगी, क्योंकि जिन अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों की भरपाई रोड टेप के जरिए होती थी, अब उनका बड़ा हिस्सा खुद उद्योग को वहन करना पड़ेगा। इससे भारतीय उत्पादों की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ सकता है, खासकर उन सेक्टरों में जहां मार्जिन पहले से ही सीमित है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब वैश्विक बाजार पहले से ही अनिश्चितता और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में प्रोत्साहन में कटौती निर्यात वृद्धि की गति को धीमा कर सकती है। उद्योग संगठनों ने सरकार से इस निर्णय की समीक्षा करने की मांग की है। उनका तर्क है कि यदि निर्यात को आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन माना जाता है तो नीति स्थिरता और प्रोत्साहन संरचना का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह कटौती अस्थायी कदम है या निर्यात प्रोत्साहन नीति में दीर्घकालिक बदलाव का संकेत है, और क्या उद्योग इस नई संरचना के अनुरूप अपनी लागत और रणनीति को समायोजित कर पाएगा। स्पष्ट है कि रोड टेप में यह बदलाव भारत की निर्यात नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर जो थोड़ी सी इंस्पिरेशनल है। अफ्रीकी देश कीनिया में रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर मॉडल ने छोटे किसानों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। यह पहल फार्म अफ्रीका की STRAK परियोजना के माध्यम से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है मिट्टी की सेहत सुधारना, फसल विफलता कम करना और किसानों की आय को स्थिर बनाना। फार्म अफ्रीका के इस प्रोजेक्ट के तहत एम्बू और थराका नीथी काउंटियों में 70% से अधिक किसानों ने नई टिकाऊ तकनीकों को अपनाया है। इन तकनीकों में शामिल हैं इंटरक्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप रोटेशन और फार्म यार्ड मैन्योर का उपयोग। परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे। रिपोर्ट के अनुसार फसल उत्पादन में 81% तक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी वाटर रिटेंशन में 92% तक सुधार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों की रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम हुई है। इससे लागत घटी है और मिट्टी की जैव विविधता में सुधार देखा गया है। इंडिपेंडेंट एनालिसिस से यह पुष्टि हुई है कि सॉइल फर्टिलिटी और बायोडाइवर्सिटी दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। यानी यह मॉडल केवल आर्थिक लाभ ही नहीं दे रहा बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर केवल एक ट्रेंड नहीं बल्कि भविष्य की खेती का एक व्यवहारिक और स्केलेबल मॉडल बन सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां छोटे किसान जलवायु जोखिम और संसाधन सीमाओं से जूझ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या इस तरह का मॉडल एशिया और भारत के वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है,
और क्या रीजनरेटिव फार्मिंग आने वाले वर्षों में ग्लोबल एग्री पॉलिसी का मुख्य आधार बनेगी? स्पष्ट है कि केन्या का यह अनुभव दिखाता है सतत खेती केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करती बल्कि किसानों की आय और स्थिरता दोनों को एक साथ बढ़ा सकती है। बढ़ते हैं अगली अहम और संवेदनशील खबर की ओर। सऊदी अरेबिया ने भारत के 2 राज्यों केरला और वेस्ट बंगाल से फल और सब्जियों के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है। रियाद द्वारा उठाया गया यह कदम निपा वायरस से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट के मद्देनजर एहतियाती उपाय के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी अधिकारियों ने ताजा कृषि उपज यानी फ्रेश प्रोड्यूस कंसाइनमेंट्स को लेकर संभावित जोखिम कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि यह कदम प्रिकॉशनरी नेचर का है, लेकिन इसका सीधा असर दोनों राज्यों के एक्सपोर्टर्स पर पड़ सकता है। केरल और पश्चिम बंगाल से बड़ी मात्रा में ताजा सब्जियां, फल और बागवानी उत्पाद पश्चिम एशिया के बाजारों में भेजे जाते हैं। ऐसे में यह सस्पेंशन शॉर्ट टर्म में शिपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट्स और प्राइस रियलाइजेशन को प्रभावित कर सकता है। एक्सपोर्टर्स और एग्रीकल्चरल स्टेक होल्डर्स इस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। वे यह आकलन कर रहे हैं कि यह रोक कितने समय तक प्रभावी रहेगी और क्या इसके दायरे में अन्य उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन, हेल्थ कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि राज्य और केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य एवं निर्यात एजेंसियां मिलकर तेजी से स्थिति स्पष्ट करती हैं तो व्यापारिक व्यवधान को कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह प्रतिबंध अल्पकालिक रहेगा या निर्यात प्रवाह पर लंबा असर डालेगा, और क्या भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के मद्देनजर निर्यात प्रोटोकॉल और सख्त किए जाएंगे। स्पष्ट है कि वैश्विक कृषि व्यापार केवल गुणवत्ता और कीमत पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा मानकों पर भी उतना ही आधारित है। अब चलते हैं भविष्य की खेती से जुड़ी बड़ी खबर की तरफ। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तेजी से पारंपरिक डीजल ट्रैक्टर का एक सस्टेनेबल विकल्प बनकर उभर रहे हैं। खेती में उपयोग होने वाली मशीनरी लंबे समय से डीजल पर निर्भर रही है, जिससे ईंधन लागत, मेंटेनेंस खर्च और कार्बन उत्सर्जन तीनों बढ़ते रहे हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स छोटे और सीमांत किसानों के लिए नई संभावनाएं खोल रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ है जीरो इमिशंस। इन ट्रैक्टरों से धुआं नहीं निकलता, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा बड़ा फायदा है ऑपरेटिंग कॉस्ट में भारी कमी। डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच बैटरी आधारित ट्रैक्टर किसानों को ईंधन खर्च से राहत दे सकते हैं। साथ ही इनमें कम मूविंग पार्ट्स होने के कारण मेंटेनेंस खर्च भी पारंपरिक ट्रैक्टर की तुलना में काफी कम हो जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है क्वाइटियर ऑपरेशन। कम शोर से न केवल काम का माहौल बेहतर होता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण भी घटता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी टेक्नोलॉजी में और सुधार होता है तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खेती की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इंडस्ट्री इंटरेस्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। कई कंपनियां कॉम्पैक्ट, किफायती और छोटे खेतों के लिए उपयुक्त मॉडल विकसित कर रही हैं, जिससे यह तकनीक छोटे किसानों के लिए अधिक एक्सेसिबल और वाइबल बन सके। साथ ही यह पहल ब्रॉडर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गोल्स के अनुरूप है। कम कार्बन उत्सर्जन, कम लागत और इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ग्रामीण भारत और विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर अपनाए जा पाएंगे, और क्या सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी इस ट्रांजिशन को तेज कर सकती है। स्पष्ट है कि खेती का भविष्य केवल अधिक उत्पादन का नहीं बल्कि स्वच्छ, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा पर आधारित होगा। अब बढ़ते हैं अगली अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। वैश्विक चीनी बाजार में एक बार फिर सकारात्मक गति देखने को मिल रही है। मुख्य कारण है प्रमुख व्यापारिक टैरिफ्स में ढील। जैसे ही आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क कम हुए हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ ईजिंग से इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी, जिससे बड़े उपभोक्ता देशों के लिए चीनी की खरीद अधिक किफायती हो जाएगी। इससे ग्लोबल डिमांड और मार्केट सेंटिमेंट्स दोनों मजबूत होंगे। इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है ब्राजील को, जो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है। बेहतर बाजार पहुंच और कम व्यापारिक बाधाओं के चलते ब्राजील के उत्पादकों को निर्यात वॉल्यूम बढ़ाने और राजस्व मजबूत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन्स और बेहतर प्राइस डिस्कवरी से
अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह रुझान स्थिर रहता है तो आने वाले महीनों में वैश्विक चीनी व्यापार में स्टेडी ग्रोथ देखी जा सकती है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या टैरिफ में यह ढील दीर्घकालिक नीति बदलाव का संकेत है और क्या अन्य बड़े निर्यातक देश भी इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे? स्पष्ट है कि वैश्विक कमोडिटी बाजार में नीति परिवर्तन अक्सर नई दिशा तय करते हैं और फिलहाल शुगर सेक्टर के लिए संकेत सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें, जहां एक तरफ नीति परिवर्तन और वैश्विक नियम व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तकनीक, परंपरा और इनोवेशन खेती को नई दिशा दे रहे हैं। स्पष्ट है कि कृषि अब केवल उत्पादन का विषय नहीं रह गई है, यह गुणवत्ता, जलवायु अनुकूलता, निर्यात रणनीति, ऊर्जा परिवर्तन और किसान सशक्तिकरण का समग्र मॉडल बन चुकी है। अब सवाल यह है, इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी? क्या निर्यात नीतियों में बदलाव बड़ा मुद्दा है या फिर इलेक्ट्रिक और रीजेनरेटिव खेती भविष्य की असली दिशा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम उपयोगी लगा हो, पसंद आता हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कृषि और वैश्विक व्यापार से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कल फिर मिलते हैं और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते।